सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सभी भारतीयों के लिए एक शानदार गेटवे साबित हो सकती है। इसके जरिए दरवाजे खुल सकते हैं न्याय के, प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी मानव अधिकारों तक पहुंच के, अतीत के, और इससे शुरुआत हो सकती है नए गठजोड़ों की। ICT एक खुले, सृजनात्मक और समान अवसर की रचना के लिए एक बेहतरीन टूल है, जिसके जरिए सभी नागरिक अपनी पूरी संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। कंप्यूटेशन और ICT की मदद से हम सूचना और अभूतपूर्व पहुंच के एक युग में रह पा रहे हैं। आज एक बटन दबाते ही ढेर से आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं। आप क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानना चाहते हैं? किसी ऑनलाइन ट्यूटोरियल को क्लिक करें। आप मदुराई और भीलवाड़ा के बीच की दूरी जानना चाहते हैं? किसी ऑनलाइन मैप पर क्लिक करें। आप मराठों के इतिहास या टमाटर उगाने की विधि जानना चाहते हैं? तो किसी ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया को क्लिक करें। ये दौर बिग डेटा का भी है। आज कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करने की जबरदस्त ताकत है। इसीलिए आज हमारे पास इतिहास के किसी भी दौर से कहीं ज्यादा डिजिटल और न्यूमेरिकल डेटा मौजूद है। जनगणना से जुड़े आंकड़े अरबों में होते हैं। वैज्ञानिक डेटा जैसे जीनोम मैपिंग या फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स जैसे LHC लाखों इंफॉर्मेशन पैकेट्स जनरेट करते हैं। डेटा चाहे जमीन, समुद्र या फिर वायुमंडल से जुड़ा हो, उसे सुपर कंप्यूटर आराम से प्रोसेस कर लेते हैं। और ये सूचनाएं बहुत बड़ी तादाद में हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती हैं, जिन्हें हम प्रोसेस करने के अलावा समझ और इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्ञान ही शक्ति है, शायद ये बात आज से ज्यादा सही कभी नहीं रही होगी। अक्टूबर 2005 में भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम पास किया था। इस एक्ट के तहत नागरिक सरकारों को और ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए किसी भी सार्वजनिक अथॉरिटी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ 10 रुपए के मामूली शुल्क पर किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास एक RTI अनुरोध दाखिल कर सकता है। ऐसे किसी सवाल का जवाब 30 दिन के अंदर दिया जाना जरूरी है। RTI यानी सूचना का अधिकार एक सशक्त कानून है जो आंकड़ों तक पहुंच मुहैया करके प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी बनाता है और नागरिकों को सशक्त। ये कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का दफ्तर है। भारत में हम सूचना पाने के लोगों के अधिकार को एक कानून बनाने से जुड़े अभियान में सबसे आगे रहे हैं, ताकि ऐसी प्रणालियां बनाई जा सके कि लोग एक हक के तौर पर सरकार से सूचना पा सके, वो भी एक निश्चित समय अवधि में और अपनी जरूरत के मुताबिक। ये संगठन अधिकारों के लिए संघर्ष के एक जरिए के तौर पर सरकार के आंकड़ों को इस्तेमाल करता है, खासकर आपराधिक न्याय प्रणाली में। इसकी एक टीम पुलिस प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए काम करती है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि अपराध से लड़ने और अपने अधिकार क्षेत्र को बचाने के सिलसिले में पूरे भारत की पुलिस कार्यकुशल बनी रहे। गिरफ्तारी से किसी व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रताएं प्रभावित होती हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़ी सूचना को पब्लिक डोमेन में रखा जाए। इस टीम का एक बड़ा काम है बहुत सी पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में रिसर्च करना। ये वो सूचना है जो आसानी से पहुंच वाली जगहों पर आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती है। हमने देश की राजधानी दिल्ली में एक मामूली सी क्राइम मैपिंग स्टडी करने की कोशिश की। हमें पता चला कि पब्लिक डोमेन में कोई डेटा उपलब्ध ही नहीं है, तो हमें प्राइमरी सोर्स यानी पुलिस स्टेशन की मदद लेनी पड़ी। हमने दिल्ली के हर पुलिस स्टेशन में जाकर डेटा इकट्ठा किया और दिल्ली में 161 पुलिस स्टेशन हैं, तो हमें हर पुलिस स्टेशन से FIR इकट्ठी करनी पड़ी। हम वहां गए और हमने दस्तावेजों को देखा, उनकी फोटोकॉपी कराई, फिर अलग अलग शक्लों में उनकी सॉफ्ट कॉपी बनाई। तो ये काम बहुत ही मुश्किल था और इसमें करीब 1 साल लग गया। वो 1 साल का समय पुलिस सिस्टम में सुधार से जुड़ी सूचनाओं का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। तो सवाल पैदा हुआ कि इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्या कर सकती है। पता चला कि भारत सरकार के पास इस सिलसिले में एक महत्वाकांक्षी योजना थी और इसमें प्रशासन के तौर तरीकों को बदल डालने की संभावना थी।
2010 के आसपास पूरी दुनिया में एक नया आइडिया शक्ल ले रहा था, ओपन डेटा इन गवर्नमेंट। इसका मतलब था कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा इकट्ठा किए गए हजारों डेटा सेट्स को इंटरनेट के जरिए आम लोगों को मुहैया कराना। सरकारें ओपन डेटा को खूब खुलकर इस्तेमाल करने लगी हैं। वजह ये है कि सरकार के पास खुद बहुत सारा डेटा होता है। सरकार बहुत सारे सर्वे करती है, उसके पास मौसम से जुड़ा डेटा होता है, इंडेक्स डेटा होता है, ट्रैफिक डेटा वगैरह भी होता है। तो सोच ये है कि क्योंकि ये सब डेटा आम जनता के पैसे के जरिए इकट्ठा किया जाता है, तो इसे दोबारा इस्तेमाल और अलग-अलग इस्तेमाल के लिए जनता को ही लौटा दिया जाना चाहिए। डिजिटल डेटा सेट्स किसी खास विषय से किसी खास अवधि के लिए ताल्लुक रखने वाली डिजिटल और न्यूमेरिकल सूचना होती है। डेटा सेट्स को अध्ययन करके कोई ये जान सकता है कि काम किस स्तर पर हो रहा है और फिर उसमें सुधार के लिए सलाह दे सकता है। मिसाल के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक डेटा सेट से स्थायी परिवर्तन आया है। इस डेटा सेट में उस हर हैंडपंप और बोरवेल के बारे में जानकारी है जिसे इस देश के हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव में लगाया गया है। डेटा सेट्स में ये जानकारी भी है कि इन बोरवेल्स और हैंडपंप्स में से कौन से काम कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो वजह क्या है। इसका मेल स्थानीय सांगठनिक क्षमता के साथ किया जा सकता है। जहां स्थानीय एनजीओ या वॉलंटियर ग्रुप के पास जीपीएस उपकरण हो, वो आसानी से इन हैंडपंप्स और बोरवेल्स को ढूंढ सकते हैं और ये दिखाने के लिए फीडबैक की भी एक प्रणाली हो सकती है कि ये चीजें काम क्यों नहीं कर रही है, समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाया गया है। तो इस तरह जो सेवा नाकाम हो गई है उसे इस डेटा सेट को इस्तेमाल करके फिर से चालू किया जा सकता है। 2012 में भारत ने अपने नेशनल ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म data.gov.in की शुरुआत की। 100 से ज्यादा सरकारी विभाग इस पोर्टल को अपने आंकड़े देते हैं। जहां पहले किसी खास सूचना को पाने के लिए अनुरोध किया जाता था और एक बार में एक डेटा सेट आता था, अब एक ही प्लेटफॉर्म पर आम जनता के लिए 25,000 से ज्यादा डेटा सेट्स उपलब्ध हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर एक ही जगह सब कुछ उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि वो कौन सा डेटा है जिसे पब्लिश किया गया है। आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, उससे ज्यादा उपयोगी काम ले सकते हैं जो वेबसाइटों और फाइलों के ढेर में दबा हुआ था। तो कोई आम इंसान इस पोर्टल से अपनी पसंद के सेक्टर को चुन सकता है। अगर उसे हेल्थ सेक्टर में जाना है तो वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर क्लिक करेगा और पलक झपकते ही एक ही स्क्रीन पर उसे इस सेक्टर से जुड़े सारे डेटा सेट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह की सूचना कौन इस्तेमाल करता है? ये कोई शोधकर्ता, कोई पत्रकार, किसी ड्राफ्ट पॉलिसी पर वोट करने वाला संसद सदस्य या सामाजिक परिवर्तन लाने की इच्छा रखने वाला कोई सलाहकार ग्रुप हो सकता है। जैसे कि ये CHRI टीम जो भारत में जेल प्रणाली पर नजर रखती है। निगरानी से हमारा मतलब उस जगह जाकर देखभाल से नहीं है, वैसे ये भी इस काम का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब जेलों को और खुला बनाना भी है ताकि लोग ये देख पाएं कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में हो क्या रहा है, क्या ये प्रभावी है, क्या लोगों में वाकई सुधार आ रहा है। उन्मुक्त रूप से मिलने वाले सरकारी आंकड़े ऐसे अहम सवालों के जवाब देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, सिर्फ डेटा पोर्टल पर जाने भर से ही। मैं ये शब्द टाइप कर रहा हूँ, डेथ ऑफ इनमेट्स, कैदियों की मौत, और सिर्फ 3 क्लिक के जरिए पिछले 12 साल की जानकारी मिल जाती है। मैं जान जाता हूँ कि इस दौरान जिले में कितनी मौतें हुई। अगर मैं इससे भी आगे जाकर इन मौतों की वजह जानना चाहूँ तो फिर मैं हर साल हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की डिटेल पर क्लिक करूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि ये मौतें आत्महत्या, हत्या, कैदियों के बीच होने वाले झगड़ों और सामान्य मौत की वजह से हो रही है। अगर मुझे मध्य प्रदेश की किसी खास जेल के बारे में ये जानना हो कि क्या वहाँ मौतों की तादाद बढ़ रही है, क्या वहाँ बहुत ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं,
ये जानकर आप नीतियों में जरूरी सुधार कर सकते हैं और ये तभी मुमकिन हो सकता है अगर डेटा इस रूप में मौजूद हो। जब एक ही प्लेटफॉर्म पर कई डेटा सेट उपलब्ध होते हैं तो उसके कई फायदे हो सकते हैं। कोई व्यक्ति देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समयावधि में मौजूद ट्रेंड के बारे में जान सकता है। कोई व्यक्ति दो अलग अलग डेटा सेट्स के बीच लिंक भी बना सकता है। देखिए, यहाँ मेरे पास आत्महत्याओं का राज्य, केंद्र शासित या प्रदेश का डेटा सेट मौजूद है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझे 2001 से 2012 की जानकारी मिल जाएगी। आइडिया है कि इन डेटा सेट्स को कनेक्ट करना, और हमने ऐसा ही किया। हमने कुछ महीने पहले एक छोटा सा विश्लेषण किया था, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। हमने जाना कि जेलों के अंदर आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बाहर के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा थी। ओपन गवर्नमेंट डेटा पोर्टल का एक बड़ा फायदा ये है कि इसकी सारी सूचनाओं को मशीन पढ़ सकती है। मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले फॉर्मेट डिजिटल फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि एक्सेल शीट, जिनका इस्तेमाल अलग अलग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों का प्रयोग करके विश्लेषण और सांख्यिकीय गणनाओं के लिए किया जा सकता है। हार्ड कॉपीज की शक्ल में आरटीआई दस्तावेज पाने के मुकाबले ये एक बड़ा सुधार है, क्योंकि उसमें तो हर दस्तावेज को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बनाना पड़ता है। शुरू में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं था जो कि स्कैन फाइल को मशीन द्वारा पढ़ी जा सकने लायक फाइल में बदल दे। तो अगर आप कोई विश्लेषण करना चाहते तो आपको MS एक्सेल या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में पूरा मैटर टाइप करना होता था, तभी आप अपनी गणना कर सकते थे। शोधकर्ताओं और विश्लेषकों के लिए मशीन के जरिए पढ़ पाना एक बहुत मददगार चीज है, लेकिन मोबाइल स्मार्टफोन्स के इस दौर में इसका एक और बड़ा फायदा है। चाहे पर्यटन संबंधी जानकारी हो या पोस्टल डेटा, बाजार भाव हो या किसान अनुकूल एप्स, कंप्यूटर और मोबाइल डेवलपर डेटा सेट्स का इस्तेमाल करके सेवाओं को और बेहतर बना सकते हैं। ये पोर्टल शोधकर्ताओं, विश्लेषकों और डेवलपरों की जरूरतें तो पूरी कर देता है, लेकिन आम लोगों के बारे में क्या कहें, जो कंप्यूटर को ज्यादा नहीं समझते या स्टैटिस्टिकल और न्यूमेरिकल डेटा को डिकोड नहीं कर पाते हैं। क्या पोर्टल में ऐसा कुछ है जो डेटा सेट्स को आसानी से इस्तेमाल के योग्य बनाता हो? हाँ, ये काम करता है विजुअलाइजेशंस का ग्राफिकल इंटरफेस, जो संख्याओं को इमेजेस में बदल देता है। ये 2015 के सितंबर महीने में पावर सप्लाई की पीक डिमांड से जुड़ा एक डेटा सेट है। हमने एक नक्शे के जरिए इस पीक सप्लाई को दर्शाया है। यहाँ अगर आप इस डेटा को देखें तो ये एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में है। अगर कोई व्यक्ति इस डेटा को समझना चाहे तो उसे कई पैरामीटरों से गुजरना होगा और वो इसे आसानी से समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो इस मैप को देखेगा तो बड़ी आसानी से किसी राज्य की पीक डिमांड और सप्लाई को देख पाएगा, जिसे इस स्क्रीन के जरिए ही दिखाया गया है। अलग कलर कोड्स के जरिए कोई शख्स देख सकता है कि कौन सा राज्य किस रेंज में है। मिसाल के लिए, पीले रंग वाले जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश 9 से नीचे वाली कैटेगरी में है। तो इसे देखकर ये बात आसानी से समझ में आ जाती है। यहाँ से अलग अलग चार्ट के विकल्प उपलब्ध है। कोई व्यक्ति अपने हिसाब से विजुअलाइजेशन को चुन और बना सकता है। दिखने में ये चीजें मामूली सी लगती हैं, लेकिन इनकी वजह से डेटा इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों तक पहुंच सकता है। इनमें आम लोगों से लेकर एक्टिविस्ट, यहाँ तक कि संसद भी शामिल हैं। अगर आंकड़े आपकी उंगलियों पर हों, तो इससे ज्यादा जबरदस्त टूल और कोई नहीं है। बहुत लंबे समय तक हमारी एडवोकेसी सिद्धांतों पर आधारित थी। मानवाधिकारों के सिद्धांतों, मानवाधिकारों के मानकों और विधि द्वारा स्थापित मानकों पर। लेकिन अब ये दिखाना लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि कुछ चीजें क्यों काम नहीं कर रही है, और ये सिर्फ सूचना तक पहुंच हासिल करके ही दिखाया जा सकता है। इससे सरकार के स्तर पर पारदर्शिता का आभास होता है। इससे लगता है कि आपकी सरकार ज्यादा पारदर्शी है, आपकी तरफ ज्यादा ध्यान देती है। और जब आप लोगों को इस डेटा को इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं, तो ये एक तरह के सहयोग, क्राउडसोर्सिंग को पैदा करता है। तो ये भी बढ़िया शासन के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है।
जैसे जैसे ओपन गवर्नमेंट डेटा पोर्टल में और ज्यादा सूचनाएं पहुंच रही हैं, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत होती जा रही हैं। लेकिन एक और तरीका है जिसके जरिए ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारी पहुंच न सिर्फ हमारे भविष्य बल्कि हमारे अतीत तक भी करा सकती है। इस बारे में और जानेंगे ब्रेक के बाद। थिएटर ये महाराष्ट्र में पैदा हुए इंसान के नस नस में है। महाराष्ट्र में नाटक देखने के लिए जाना ये एक अच्छी बात होती है। नाटक ऐसा विषय है कि पुणे या महाराष्ट्र में बहुत चलता है। 1955 में महाराष्ट्र में एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई। महाराष्ट्र स्टेट कंपटीशन शुरू हुई। ऐसे नाटक पहले नहीं बनते थे, पहले नहीं लिखे जाते थे, पहले नहीं किए जाते थे। This sort of awakened some playwrights, and the most major among them was Tendulkar. आणि दिव्याला सुरुवात झाली, आणि दिव्याला सुरुवात झाली. And that was quite a turning point because that play is not liked by many people. ये एक पुरानी ट्रेडिशन है जहाँ पे हम दो स्ट्रीम्स देखते हैं, एक पॉलिटिकल हो या सामाजिक भी हो। अभी भी महाराष्ट्र में 5 जनरेशन के नाटककार तो लिख ही रहे हैं। आई एम द ओल्डेस्ट नाउ। त्या शांतपणाचा वचक वाटावा असा शांतपणा, त्या शांतपणासमोर मला खुजच वाटायला लागली। मैं देख रहा था कि मुझे किस तरह का नाटक करना मैं पसंद करूंगा, मेरा नाटक कैसा दिखे, कैसा सुनाई दे, और इसी के साथ ये भी पता चल रहा था कि मेरा नाटक कैसा ना दिखे। जिसे हम बोलते हैं ना कि थिएटर में हर मोमेंट आपको अर्न करना पड़ता है, आपको उसको कमाना पड़ता है। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम मराठी थिएटर एक सतत यात्रा भाग 2 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गुजरात में साबरमती नदी के किनारों पर भारत के सर्वोच्च नेता की एक खास स्मृति मौजूद है। ये नेता थे महात्मा गांधी। वे इस आश्रम में रहते, लिखते और अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन के शक्तिशाली सिद्धांतों का अभ्यास किया करते थे। इस जगह आज भी लाखों लोग आते हैं ताकि फिर से गांधी जी की सोच को अपने दिमाग में ताजा कर सकें। ये वो जगह है जहां से आप नए विचार लेना चाहते हैं, जहां युवा लोग ये समझना चाहते हैं कि गांधी जी किन मूल्यों के लिए लड़े, वो किस किस्म के व्यक्ति थे और वो कौन सा स्थान था जहां वो काम करते थे। एक नेता जिनका जीवन ही संदेश था, गांधी जी अगर आज होते तो ये देखकर बहुत खुश होते कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज गांधी हेरिटेज पोर्टल के जरिए उनके संदेश को दूर दूर तक फैला रही हैं। देखिए, आईटी के जरिए संभावनाओं के नए दरवाजे खुल रहे हैं, जबकि पहले वाले वक्त में ऐसा नहीं था। गांधी जी को बच्चे भी समझना चाहते हैं और विद्वान भी। तो अब इन स्थिति का सामना कैसे करें? यही बात भाषाओं पर लागू है। ये वो जगह है जहां पूरी दुनिया से, पूरे भारत से लोग आते रहते हैं। कोई ऐसा ग्रुप आता है जो इन सब बातों को तमिल, मलयालम या उर्दू में समझना चाहता है। तो ये कैसे मुमकिन हो? इसमें आपकी मदद करती है आईटी। गांधी हेरिटेज पोर्टल मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन और उनके विचारों से जुड़ी तमाम चीजों के लिए एक ही जगह मौजूद एक स्रोत है। ये ओपन सोर्स की डिजिटल सोच के आधार पर काम करता है। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब है एक ऐसी चीज जिस तक सब लोग पहुंच बना सकते हैं और जिसे आजादी से आपस में बांटा और बदला जा सकता है। इस शब्द को सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल किया गया था जिसे इसके यूजर अपनी जरूरतों के हिसाब से शेयर कर सकते थे, इसमें परिवर्तन कर सकते थे। मिसाल के लिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो दूसरे सिस्टम के उलट इसके यूजर्स को इसे अपने हिसाब से बदलने की खूबी देता है। लेकिन डिजिटल दौर में ओपन सोर्स का दायरा सॉफ्टवेयर से भी कहीं बड़ा होता है। ये ऑनलाइन कम्युनिटीज बनाने के लिए और शेयर्ड वैल्यूज और समान दिलचस्पियों वाले लोगों को ज्वाइन करने के लिए एक टूल है।
गांधी हेरिटेज पोर्टल में इसके लिए संसाधनों की एक पूरी लाइब्रेरी खोल दी गई है। अब चाहे लेख हो, तस्वीरें, फिल्में या फिर वो आश्रम जिसमें गांधी जी ने अपने उपयोगी वर्ष गुजारे। मकसद है देश का पहला ओपन सोर्स आर्काइव बनाना। ये 2 मायने में ओपन सोर्स होगा। हमें उम्मीद है कि हम यहाँ शोधकर्ताओं और बाकी तमाम लोगों के लिए वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में रख देंगे जो उपलब्ध है, यानी महात्मा गांधी के जीवन और विचारों से जुड़ी सारी आर्काइवल और नॉन आर्काइवल सामग्री। गांधी हेरिटेज पोर्टल या GHP में मौजूद है CWMG या कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी शुरुआत 1956 में हुई और जो बनकर पूरी हुई 1994 में। CWMG में 1000 वॉल्यूम्स का संग्रह है जिसका हर हिस्सा गांधी जी से जुड़े लेखन से है। GHP ने इन वॉल्यूम्स को अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में ऑनलाइन टेक्स्ट में बदल दिया है। इस पोर्टल को शुरू करने के लिए टेक्स्ट के हर पेज को डिजिटाइज करना जरूरी था। एक विकल्प था स्कैनिंग। स्कैनिंग के जरिए कागज पर मौजूद हर दस्तावेज को डिजिटल छवियों में बदल दिया जाता है। आमतौर पर स्कैनिंग इस तरह की फ्लैट बेड मशीनों के जरिए की जाती है, लेकिन GHP के लिए ये मुमकिन नहीं था क्योंकि कुछ टेक्स्ट 100 साल से भी पुराने थे, वो हाथ से लिखे थे या बहुत नाजुक थे। मूल टेक्स्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए फोटोग्राफिक डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। इसमें हर पेज की तस्वीर ली जाती है। फोटोग्राफिक स्टेज में ये बहुत ध्यान रखना होता है कि टेक्स्ट पढ़ने लायक और सही हो। ऐसे में किस तरह का रेजोल्यूशन होना चाहिए? इमेज आधारित स्कैनिंग में 2 डिजिटल कैमरों को महत्वपूर्ण पोजीशनों में रखा जाता है और पूरे सीन को किसी लघु फिल्म सेट की तरह रोशन कर दिया जाता है। टेक्स्ट को बहुत ध्यान से एक क्रेडल में रखते हैं ताकि कागज को कोई नुकसान न हो। ये काम आसान लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। गांधी जी का लेखन डिजिटाइज करने वाले किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं था। वो कागज के कुछ बहुत छोटे टुकड़ों पर लिखते थे। अगर किसी कागज पर टाइपिंग होती थी तो वो उस कागज को फिर इस्तेमाल करते थे। तो जैसे ही आप ऐसे कागज की तस्वीर खींचते हैं, पिछला हिस्सा हाथ से लिखे अगले हिस्से के मुकाबले ज्यादा साफ दिखता है। वे HB पेंसिल से भी नहीं बल्कि एक लाइट पेंसिल से लिखते थे। ऐसे में क्या किया जाए? तो इसके लिए सचमुच बड़ी सटीकता की जरूरत पड़ती थी। मशीन इन छवियों को पढ़ पाए, इन्हें ढूंढा जा सके, इसके लिए GHP टीम को हर सोर्स के लिए मेटा डेटा क्रिएट करना था। पन्नों को मशीन रीडेबल बनाने के लिए एक और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। ये है OCR या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। OCR वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके इमेज बेस्ड कैरेक्टर्स को डिजिटल मशीन रीडेबल टेक्स्ट में बदला जा सकता है। हालांकि ये काफी हद तक एक ऑटोमेटेड एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें इंसान के हस्तक्षेप की भी काफी जरूरत पड़ती है। हम शायद इस मायने में अनोखे हैं कि हमने हर पेज को चेक किया। हो सकता है हमारे काम में 1-2 गलतियां रह गई हों, लेकिन हम सुझाव और त्रुटि सुधार का स्वागत करते हैं। पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम 100% जांचा परखा डेटा मुहैया कराएं। इस तरह से महात्मा गांधी के शब्द समय काल से भी आगे तक जा सकते हैं, लेकिन अतीत से आज तक की छलांग सिर्फ गांधी जी के शब्द ही नहीं लगा रहे। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि डिजिटल हेरिटेज की अवधारणा लिखित शब्द से भी आगे तक कैसे पहुंच रही है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. प्रजा की सामूहिक
निर्णय का आदर करना आवश्यक है। इनके फैसले को मैं और मेरे सहयोगी पूरी तरह से और नम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम चुनाव का सफर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गुजरात के साबरमती आश्रम में इतिहास का डिजिटल रूप में परिवर्तन हो रहा है। गांधी हेरिटेज पोर्टल महात्मा गांधी के जीवन काल से जुड़े संसाधनों का एक बहुत ही विशाल ऑनलाइन संग्रह बना रहा है। आज इस पोर्टल पर बेहद दुर्लभ लगभग 8 लाख पेज मौजूद हैं और हर महीने 8 से 10 हजार नए पृष्ठ अपलोड कर दिए जाते हैं। इन पन्नों तक कोई भी पहुंच सकता है, वे लोग भी जो देख नहीं सकते। उनकी मदद के लिए इसमें कुछ विशेष खूबियां हैं। GHP भौगोलिक सीमाओं, भाषा और अक्षमता की सीमाओं को पार कर रहा है और आप चाहे कोई विद्वान हो या स्कूल विद्यार्थी, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हकीकत ये है कि आज जो डिवाइस सबसे लोकप्रिय है वो आश्रम तक पहुँच को और सुलभ बना रहा है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप आश्रम के वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और ये खुद ब खुद आपको एक वर्चुअल टूर गाइड के साथ जोड़ देगा। आप जब अलग अलग कमरों, कॉरिडोर और कॉटेजों में घूमेंगे तो एक विजुअल और ऑडियो गाइड आपको इन जगहों के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य बताता रहेगा। और अगर आप आश्रम में न हो तो तब एंड्रॉइड और iOS ऐप्स के जरिए आप घर में बैठे बैठे भी ऐसा कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग गांधी जी को एक ऐसी हस्ती समझे जिसे आप बाहर देखते हैं। गांधी जी तो आपकी जिंदगी से आपसे ताल्लुक रखते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अंदर खोज की और ये आंतरिक खोज पूरी दुनिया पर असर डाल सकती थी। अगर गांधी जी के पास आज वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती तो वो क्या करते? चलिए दर्शकों को इस सवाल के साथ छोड़ देते हैं। गांधी जी का सबसे चिर संदेश था समावेशन और खुलेपन का। इसी खुलेपन की सोच के तहत साबरमती आश्रम डिजिटल हेरिटेज के माध्यमों के जरिए खुद को खोल रहा है। डिजिटल हेरिटेज 3D लेजर मैपिंग जैसी तकनीकों के जरिए हमारे स्मारकों, कलाकृतियों और चीजों को सुरक्षित रखने का एक जरिया है। गांधी जी के निजी आवास हृदय कुंज की मैपिंग इन खास तकनीकों के जरिए की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है लिडार। इसके जरिए आश्रम की हर इमारत की स्कैनिंग लिडार उपकरण के जरिए की जा सकती है और फिर उसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए स्टोर किया जा सकता है। बेहद छोटे डेटा को भी कैप्चर किया जा सकता है। हम साबरमती आश्रम या आश्रम की किसी खास इमारत का एक 3D मॉडल बना सकते हैं, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। इस डिजिटल युग में एक नई ओपन कल्चर बिल्कुल नए समुदाय बना रही है, सिर्फ इतिहास या वर्तमान शासन में ही नहीं। आज चाहे वैज्ञानिक गठजोड़ हो या कलात्मक, ओपन डेटा लोगों को एक साथ ला रहा है। ये एक ऐसी लहर है जिस पर भारत ने अभी सवारी शुरू ही की है और वह एक ज्यादा प्रगतिशील, समावेशी और सृजनात्मक भविष्य की ओर बढ़ रहा है। आप हमें अपने सुझाव इस पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in।